नमस्कार। दिव्य हिंदी न्यूज़ के इस व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसे व्यक्ति लाए हैं जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को वैद्यकीय सेवा में अर्पित किया है। चलिए जानते हैं इनसे इनके बारे में। आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं ये है डॉक्टर सुभाष अग्रवाल जी, जिनकी उम्र 85 वर्ष है और इनका क्लिनिक अकोला दीपक चौक यहाँ स्थित है और इनका निवास स्थान अकोला बिरला कॉलोनी में है, जहाँ ये रहते हैं। डॉक्टर सुभाष अग्रवाल जी ने अपना पूरा जीवन मरीजों की सेवा में अर्पित किया है। डॉक्टर अग्रवाल जी नाम मात्र शुल्क लेकर मरीजों की सेवा करते हैं। चलिए जानते हैं इनके सफ़र के बारे में। नमस्कार, मैं वैष्णवी और आज हम आपसे मिलने लाए हैं अकोला के सुविख्यात डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर सुभाष अग्रवाल जी। आइए जानते हैं कि इनके जीवन का अब तक का प्रवास कैसा रहा। नमस्कार डॉक्टर सुभाष अग्रवाल जी। स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने अकोला में अपने परिवार की और अपने इस व्यवसाय की शुरुआत मतलब क्लिनिक की शुरुआत कब से की? हमारा परिवार पहले अकोट तहसील में हिबरखेड़ को रहता था और हम लोग 1935 में ही अकोला शिफ्ट हो गए थे। 1935 में शिफ्ट हो गए थे और 1935 ही मेरा जन्म साल है। अभी मेरा प्राथमिक शिक्षण जो हुआ वो अकोला की 4 नंबर मराठी स्कूल में हुआ। 4 नंबर मराठी स्कूल में से चौथी पास करने के बाद में नेवरा हाई स्कूल में मैंने वहाँ से मैट्रिक की। यहाँ तक की पढ़ाई अकोला ही हुई। उसके बाद में फिर मैं साइंस कॉलेज अकोला में नहीं था उस वक़्त 1951 में, तो मेरे को खामगांव जाना पड़ा। खामगांव में साइंस कॉलेज में इंटर साइंस करने के बाद मैंने नागपुर के रॉबर्टसन मेडिकल स्कूल से डीएमपी डिप्लोमा लिया और ये डीएमपी डिप्लोमा मेरे को मिला 1957 में और 1959 से मैंने प्रैक्टिस चालू की और ईश्वर की दया से या परिवार का जो सहयोग मिला उसकी वजह से आज भी मेरी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू है। धन्यवाद सर। सर, हम आपसे दूसरा सवाल यह पूछना चाहेंगे कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं और इनमें से कितने आपके पद चिन्हों पर चलकर आगे डॉक्टर बने हैं? मेरे परिवार में अभी मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी परिवार में और मेरा बेटा, ये ऐसे हम 4 लोगों का परिवार पहले था। उसके बाद में फिर मैं डॉक्टर बनने के बाद में मेरी बेटी, उसकी भी इच्छा हुई कि वो भी मेडिकल लाइन में जाए, तो मेरी बेटी ने नागपुर मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और उसकी शादी होने के बाद में वो हैदराबाद उसका जाना रहा। मेरा पोता, वो उसने निश्चय उसका नाम है, उसने अमरावती मेडिकल कॉलेज से MBBS कंप्लीट किया, इंटर्नशिप कंप्लीट की। मेरी पोती वो KEM हॉस्पिटल बॉम्बे में 3rd ईयर मेडिकल में है। तो ऐसे हमारे परिवार में अभी हम 3 लोग, हमारा जैसे 4 लोगों का परिवार था, उसके बाद में फिर ये 3 लोग हम, मैं, मेरा पोता और मेरी पोती, ये मेडिकल लाइन में शायद मेरे को देखते हुए है या उनकी इच्छा थी और उनकी पढ़ाई भी अच्छी हुई थी, तो वो देखते हुए मेरा पोता पोती ये दोनों डॉक्टर बन गए। आज़ादी के टाइम का आपका जन्म रहा है, मतलब काफ़ी बड़े होंगे तब आप, तो आपकी कौन सी ऐसी याद है जो आज़ादी के टाइम की है और अभी तक आपको याद है? आज़ादी के बाद? हाँ, मेरा जन्म तो मेरा आज़ादी के पहले हुआ था और आज़ादी और हमारा जो परिवार था, मेरी माताजी खासकर, वो कांग्रेस की अच्छी फॉलोवर थे या कांग्रेस की मेंबर थे बहुत अच्छे। उसके बाद में वो अकोला जिला महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। तो
इंदिरा गांधी जब यहाँ आए थे अकोला में, इंदिरा गांधी, तब माताजी ने उनका स्वागत किया था क्योंकि वो जिला महिला कांग्रेस कमेटी की प्रेसिडेंट थी, इसलिए उनको, और कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट, तो ये उस वक़्त ये हुआ था। महात्मा गांधी की जो सभा हुई थी अकोला, उसकी थोड़ी थोड़ी धुंधली सी याद है मेरे को, धुंधली सी याद। फिर 1945 में जो कांग्रेस का मोर्चा निकला था ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़, उसमें माताजी के साथ में मैं भी गया था, लेकिन मेरी उम्र उस वक़्त 10 साल की थी, तो माताजी के साथ में चला गया ज़बरदस्ती की। बाकी उसमें स्वतंत्रता संग्राम में कोई बहुत अच्छा योगदान नहीं दिया, लेकिन हमारा परिवार कांग्रेस का अनुयायी रहा। पिताजी भी कांग्रेस के मेंबर रहे। डॉक्टर साहब का परिवार आज़ादी के समय में, मतलब आज़ादी के वक्त, इनके परिवार का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है और डॉक्टर साहब ने काफ़ी करीबी से आज़ादी के संग्राम को देखा है। तो ये एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी सहभाग लिया था, तो ये बहुत गर्व की बात है। आपके जीवन में ऐसा कौन सा एक अनुभव रहा है या फिर ऐसी कोई याद जो आपको बड़ी सीख सिखा कर गया? अच्छा, ये मेरे जीवन में ऐसे अनुभव तो ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं आए, लेकिन अकोला के एक डॉक्टर को देखा मैंने। वो अगर मरीज़ के पास जब वो हमारे फैमिली डॉक्टर भी थे, तो अगर मरीज़ के पास पैसे नहीं है तो वो अपने जेब से पैसे निकाल के उनकी दवाई के लिए देते थे। अगर वो मरीज़ देहात का है, रात को वापस जाने का उसका कोई साधन नहीं है, तो वो अपने दवाखाने में या घर में उसका, ये सब देखते हुए मेरे को भी लगा कि अपन ने इस तरीके से कुछ थोड़ी समाज सेवा पढ़ने के बाद में, क्योंकि हर आदमी का ऐसा हो नहीं सकता कि वो पूरा जीवन भर समाज सेवा में लग जाए, लेकिन समाज सेवा जरूर करना, ऐसा उस वक़्त मेरे को स्ट्राइक हुआ। और उसके बाद में फिर ये मेडिकल लाइन चुनी मैं। बस चला कि आपने इस मेडिकल लाइन की तरफ अपना रुख कैसे मोड़ा है। सर, आपके जीवन प्रवास में आपकी प्रेरणा बनी आपकी पत्नी, तो आपके पत्नी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पत्नी की तो जितनी मैं तारीफ़ करूं उतनी कम है। पत्नी का मेरे को बहुत ज़्यादा साथ मिला। मैं कुछ दिन देहात में प्रैक्टिस किया तो पत्नी मेरे साथ देहात में रही, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उसका पूरा साथ मिला और आज भी पूरा साथ है। तो इस हिसाब से मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ। बस। धन्यवाद सर। देखिए, एक डॉक्टर होते हुए भी इनकी प्रेरणा स्रोत इनकी पत्नी बनी और हर संकट में इनका साथ दिया है। सारे पत्नियों ने भी अपने पति का इसी तरह साथ देना चाहिए, यही एक बात डॉक्टर साहब ने हम सबसे कही है। सर, इतने वर्ष आपने मरीजों के साथ बिताए हैं और फिर भी आपका उत्साह ऐसा क्या ऐसा ही है, मतलब आप अभी भी जोश में और लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। तो आपके इस उत्साह और सेहत का राज हम आपसे जानना चाहेंगे, तो प्लीज़ हमें बताइए। एक संतुलित जीवन, संतुलित आहार, भोजन और कुछ ईश्वर की कृपा, इस वजह से अभी इस उम्र में भी अभी 87 साल कंप्लीट किए मैंने, 87। तो मेरा को ऐसा लगता कि सादा भोजन, संतुलित व्यवहार अपना यह है और नियम से रहना, और बीच में योगासन के क्लासेस काफ़ी किए मैंने, उसका मेरे को काफ़ी फ़ायदा मिला। और दूसरा मैं फिर से रिपीट करूं कि ये मेरे को ईश्वर की कृपा ही है कि अभी कोई ख़ास बीमारी नहीं है, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या और कोई प्रॉब्लम। बाकी उम्र के हिसाब से जो थोड़े बहुत है वो थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन अभी भी इच्छा है कि अपने से जब तक हो सके अपन ने समाज की सेवा करना। ये डॉक्टर लोग जो पहले पास होने के बाद में उनको एक शपथ लेना पड़ती, और वो शपथ ये है कि उनको निस्वार्थ गरीबों की सेवा करना। तो
वो शपथ अभी भी याद है और उस हिसाब से कोशिश चालू है कि अपने से ज़्यादा लोगों की सेवा हो जाए। मेरा परिवार भी अभी जॉइंट परिवार है और इसमें जॉइंट परिवार का अगर पूछेंगे आप कारण या जानना चाहेंगे कि वजह इसकी, तो इसकी वजह है सहन शक्ति। सब लोग आराम से प्रेम से रहते हैं, प्रेम से भोजन करते हैं, प्रेम से। ये जो सहन शक्ति है ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ये साथ थोड़ी भी गड़बड़ हो गई तो परिवार बिखर जाता है। अभी परिवार साथ में है, परिवार का साथ में है और ईश्वर की कृपा है। डॉक्टर जी ने आज हमें बहुत बड़ा संदेश दिया है कि एक संयुक्त परिवार कुटुंब नियोजन किस तरह का होना चाहिए। परिवार में अगर सहन शक्ति रहे तो हर एक दूसरा व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है और हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ पा सकता है। डॉक्टर जी के पीछे भी उनके परिवार का बहुत बड़ा हाथ रह चुका है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सेहत का राज भी हमसे बांटा है कि जिस तरह एक अच्छा जीवन चाहिए हो तो अपने जीवन में आपको खान पान और संतुलित आहार के साथ साथ योग प्राणायाम पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। चलिए डॉक्टर जी से हम अगला सवाल पूछते हैं। सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मेडिकल क्षेत्र में आपके हिसाब से कौन से नए चेंजेस करने चाहिए और सरकार को किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, किन किन चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। मेडिकल क्षेत्र में अभी जो सरकार का जो अनुदान है या सरकार का जो उसका कोटा है वो मेरे ख्याल से हमारे देश के लिए काफ़ी कम है। तो एक तो वो सरकार ने मेडिकल की सुविधा के लिए हॉस्पिटल और बाकी दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मेडिकल का वो सरकार ने देना चाहिए। दूसरी बात, एक शायद अभी लोगों को पसंद आए नहीं आए, लेकिन आरक्षण का जो हमारे यहाँ मामला है, आरक्षण का खासकर हायर स्टडीज़ में, वो मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि हायर स्टडीज़ में शायद पूरा पता नहीं है, पूरा बता नहीं पाऊँगा, लेकिन काफ़ी पाश्चात्य देशों में, दूसरे देशों में, यूरोपियन कंट्रीज़ में और बहुत जगह ये इस तरीके का मेडिकल और टेक्निकल लाइन में, इंजीनियरिंग मेडिकल में इस तरह का आरक्षण होता नहीं। वहाँ पूरे जो पढ़ाई भी जो होती है या एंट्री जो होती है कॉलेज में, वो जो मार्क्स मिलते हैं उनके क्रेडिट के ऊपर होती है। अपने यहाँ आरक्षण की वजह से बहुत सारे अच्छे बच्चे, अच्छे होशियार बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो ये आरक्षण का कोटा कम होना चाहिए। और आजकल गवर्नमेंट, दूसरा ऐसा है कि आजकल दवाइयाँ बहुत अच्छी आ गई है, ये बात बरोबर है। बीमारी जितनी बढ़ रही है उतनी दवाइयाँ भी बढ़ रही है, लेकिन सर्वसाधारण मनुष्य के लिए, कॉमन मैन के लिए कुछ दवाइयाँ काफ़ी महंगी हो गई है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने ध्यान दे के उसकी कीमत कम हो, इसकी कोशिश करना चाहिए, ताकि सभी के लिए दवाइयाँ सुलभ हो। वैसे दवाइयाँ अभी जो जेनरिक सस्ती दवाइयों की जो दुकान लगाई, ये स्कीम बहुत अच्छी है। ये स्कीम को और बढ़ाना चाहिए, जिसमें जीवन आवश्यक दवाइयों का कोटा उनको और होना चाहिए। तो ये सस्ती दवाइयों का जो दुकान है, इसका भी कोटा गवर्नमेंट ने बनाना चाहिए। धन्यवाद सर। सर ने हम लोगों को बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। जैसे हमारे गवर्नमेंट ने सीटें जो है वो रिज़र्व रखी होती हैं, लेकिन ऐसे कुछ गरीब बच्चे होते हैं जो इन रिज़र्व सीटों तक भी नहीं पहुंच पाते। तो गवर्नमेंट ने अगर पढ़ने की इच्छा हो और देश के लिए कुछ करने का जज्बा हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत कुछ करना चाहिए, जो अपने देश को आगे जाके और बढ़ा सकते हैं और प्रगति बना सकते हैं। और उसके साथ ही जेनेरिक दवाइयों के लिए भी उन्होंने कहा है कि जेनेरिक दवाइयों का जो अभी फ़िलहाल चालू है कि जो सस्ते में मिल रही है, इन दवाइयों को और भी आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे गरीब इंसान तक ये दवाइयाँ पहुँच सके। कोरोना फिर से आ रहा है और लोग फिर भी शांति से बैठे हैं, मतलब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस कोरोना की स्थिति में उन्होंने अपने जीवन को कैसे नियंत्रित रखना चाहिए,
मतलब कौन सी जो चीज़ें हैं उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए? बहुत बहुत अच्छा और बहुत महत्व का सवाल पूछा, उसके लिए धन्यवाद आपको। अभी कोरोना गया नहीं अभी, और कोरोना जब यहाँ आया था तो उस वक़्त जो मेडिकल एक्सपर्ट उन्होंने बताया था कि ये कोरोना पूरी तरीके से जाएगा नहीं, कोरोना के साथ हमको जीना है। तो अभी जैसे कोरोना के केसेस बहुत कम हो गई, और बहुत कम होने से लोग बेफिक्र हो गए, लेकिन अभी भी पूरी खबरदारी हमको रखना चाहिए। अगर ये खबरदारी नहीं रही तो कोरोना फिर से बढ़ेगा। और वैसे गवर्नमेंट को वास्तव में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, उसकी बड़ी तारीफ़ हुई। पूरे दुनिया में उन्होंने बोला था कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन होते हुए भी भारत सरकार ने कोरोना को बहुत जल्दी कंट्रोल किया। ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत बड़े बड़े देश में अपने से आगे डेवलप्ड देशों ने भी नहीं कर पाए। लेकिन अगर हमने इसके बारे में पूरा खबरदारी नहीं रही, इससे बचने के पूरे तरीके के ऊपर हम नहीं चले तो कोरोना फिर से आएगा। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, भीड़ कम होना चाहिए। अभी अकोला में नहीं तो पूरे भारत में कई बार ऐसा पेपर में आता है, देखते हम टीवी पर भी देखते हैं कि बाज़ार में बहुत भीड़ होती है, और मुश्किल से 10-15% लोगों के पास मास्क होते हैं। ठीक सर, हमारा आज का आखिरी सवाल है आपसे कि वैद्यकीय शिक्षा ले रहे छात्रों के लिए आपका क्या मैसेज है, क्या संदेश है? पूछा, ये भी बहुत एक अच्छा ये है कि, और जबकि मेरे घर से ही मेरे दो बच्चे अभी मेडिकल लाइन में चले गए, और वो आगे भी उनके लिए ये शायद आदर्श होगा। अभी कुछ सालों से ऐसा सुनने में आया है कि मेडिकल लाइन जो है ये कमर्शियल होते जा रही है, और वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कमर्शियल होना ही नहीं चाहिए। ये तो सेवा का एक अच्छे तरीके से तरीका है, सेवा का क्षेत्र है। इसमें कमर्शियल होना और कमीशन और ये वो, तो मैं बच्चों को यही दूंगा कि कोई कितना भी कमाए, पैसे के पीछे ना भागते हुए। पैसा ज़रूरी है, और पैसा के बगैर काम चलता भी नहीं। पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पैसे के बिना कुछ भी नहीं है, दोनों भी बात है। तो जिन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस अभी शुरू करी है या करने वाले हैं, उनके लिए मेरा ये संदेश है कि सेवा, सिर्फ मेवा नहीं खाना, उसके साथ में सेवा भी करना है। धन्यवाद। डॉक्टर सर ने मेडिकल छात्रों के लिए भी एक संदेश दिया है कि मेडिकल छात्र अपनी पढ़ाई करे, और पढ़ाई किसके लिए करे? मरीजों की सेवा में, ना कि मेवा खाने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर जी। और एक महत्वपूर्ण बात है जो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे प्रख्यात डॉक्टर सुभाष अग्रवाल जी अकोला की सुपरिचित स्कूल नूतन हिंदी के प्रेसिडेंट थे 14 वर्ष तक। उस समय नूतन हिंदी का विकास बहुत ज़्यादा हुआ था। तो चलिए उनके बारे में, मतलब उस स्कूल के बारे में थोड़ा बहुत डॉक्टर जी से जानते हैं। नूतन हिंदी जो शाला है, नूतन हिंदी हाई स्कूल, वो अकोला में एकमात्र हिंदी मीडियम की स्कूल है। उस स्कूल की जब स्थापना हुई थी तो उस वक़्त फाउंडर प्रेसिडेंट मेरे पिताजी थे। ये 1952 या 53 में ये स्थापन हुई थी। उसके बाद में फिर मैं इसका प्रेसिडेंट बना, 14 साल तक इसका प्रेसिडेंट रहा। आज भी ये शाला अच्छे तरीके से चल रही है, और हिंदी मीडियम में पूरे अकोला ज़िले में अकेली शाला है। नीति का मैं वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, और उस वक़्त मिनिस्टर के हाथ से मेरा सत्कार हुआ था।
आइए इसके बाद हम मिलते हैं डॉक्टर अग्रवाल जी की पत्नी, जिन्होंने उनके पूरे जीवन कार्य में उनके साथ उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को डॉक्टर साहब के साथ व्यतीत किया है, उनकी हर मुश्किल में उनका साथ दिया है। डॉक्टर सुभाष अग्रवाल जी की वाइफ, उनकी पत्नी, उनकी अर्धांगिनी सरल अग्रवाल जी। मैं सरल अग्रवाल, यह हमारे विवाह का फोटो है। डॉक्टर साहब जी की पूरी जीवन गाथा हम लोगों ने अच्छे से सुनी और उनके मुंह ज़बानी सुनी। चलिए उनके परिवार से मिलते हैं और वो क्या कहना चाहते हैं, अपने कुछ आखिरी शब्द वो भी सुनते हैं। आइए मैं कैमरा पर्सन की मदद से आपको उनके परिवार से रूबरू करवाना चाहूँगी। का सुप्रसिद्ध अखबार दिव्य हिंदी और तथा इनके संपादक ने जो हमारा इंटरव्यू लिया और जो हमारे घर पे आके जो हमारे कुटुंब के बारे में, फैमिली के बारे में जो माहिती इन्होंने पूछी, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद भी देता हूँ, क्योंकि सीनियर है तो आशीर्वाद दे ही सकता हूँ मैं। डॉक्टर सुभाष अग्रवाल जी ने हमें थैंक यू तो कहा है, साथ में इनकी जो डॉटर है डॉक्टर शिफाली जी, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। देखते हैं ये क्या कहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शिफाली हरभजन का, मैं हैदराबाद में रहती हूँ और पापा ने सही कहा है, पापा की प्रेरणा से ही मुझे डॉक्टर बनने की प्रेरणा हुई। यही मेरे रोल मॉडल हैं और मैं बहुत लकी हूँ, बहुत आप खुद को समझती हूँ कि मेरी तकदीर बहुत अच्छी है कि आज भी मेरे माता पिता का साया मेरे सिर पे है। मैं आपको मिलवाना चाहूँगी डॉक्टर निश्चय अग्रवाल। ये मेरे भतीजा है, मतलब पापा का पोता है, जिसने अभी MBBS कंप्लीट किया है, इंटर्नशिप कंप्लीट करके अब ये डॉक्टर बन गया है, प्रैक्टिस कर सकता है। इनसे मिलिए। ये मेरा बेटा है ऋषभ हरभजन का, हैदराबाद में रहता है और कॉग्निसेंट कंपनी में काम करता है। मेरा छोटा भाई, मतलब पापा का जो बेटा है, उसका नाम समीर अग्रवाल है, इंजीनियर है और जैन इरिगेशन कंपनी में जलगांव में जॉब करता है। अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, वरना वो भी ज़रूर हमारे साथ इसमें सहभागी होता। आज हमने डॉक्टर सुभाष अग्रवाल जी से बात की, जो कि अकोला के सुप्रख्यात डॉक्टर है, साथ ही इनके परिवार से भी मिले। तो दिव्य हिंदी का यह व्यक्ति विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखिए और साथ ही दिव्य हिंदी के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिव्य हिंदी न्यूज़ आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव।